बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो बजट में प्रपोजल्स आई हैं उनको डिस्कस करना है। किस तरफ ये प्रपोजल्स जा रही हैं, कितने परसेंट चांसेस होंगे हमारे कि ये अप्रूव हो जाएंगी, और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी गवर्नमेंट पे भी और आवाम पर भी, और कौन सी प्रपोजल्स ऐसी हैं जिनको आज हम कह सकते हैं कि अगर ये आती हैं तो बिजनेसमैन जो पहले ही क्रश हो रहा है, स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब तक हमारे यहाँ टैक्सेस की फरावानी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ मराद से ज़्यादा टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है, हर मुल्क के लिए ज़रूरत है टैक्सेस को इकट्ठा करना, लेकिन टैक्सेस के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इन टैक्सेस को किन लोगों से लिया जाए। जो लोग टैक्स गुजार नहीं हैं वो आज भी अपनी लाइफ को एक अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहा है पिस वो रहा है, क्योंकि नई इम्प्लीमेंटेशंस भी उसी के लिए है। आज के सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि इनको डिस्कस किया जाए, हम लोग भी कुछ सीख सकें आपसे, और हमारे इस डिस्कशन से आपको भी कुछ सिखाया जा सके। हमारे साथ इसके लिए आशिक अली राना साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली कादरी साहब हैं, आप FCCA हैं और चेयरपर्सन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उस्मान कियानी साहब हैं, ताबिश अली जावेद साहब हैं, हमारे साथ जैन जुबैरी साहब हैं, फैज़ानुल हक साहब हैं। तो हम इसको आगे का आगाज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो हमारे अपने सब बच्चों के सवालात हैं, जो हम रोज़ हर्डल अभी क्रिएट हो रही हैं कि आगे क्या होगा, जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, इनको डिस्कस करें और इसको रिजॉल्व किया जा सके। जी हसन भाई, आपका इसके बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, एक तो बहुत शुक्रिया इस बैठक को रखने का, क्योंकि इसको बैठक का नाम मैं इसलिए कहता हूँ कि एक वर्चुअल बैठक है, और ये हमारी जो टेलीमीडिया की है, खाली ये नहीं है। यहाँ पे नाज़रीन के लिए कहना चाहूँगा कि इसका मकसद ये भी है कि यहाँ जो दोस्त बैठे हैं वो भी डिस्कस करें, और दोस्त अपने सवालात भेजें भी सही, हम उनके सवालों का जवाब दें, हमारे साथ कनेक्ट हों, हमारे साथ बात करें, और हम एक नॉलेज शेयरिंग कर सकें। क्योंकि आपको पता है ज़ेबे इसमें देखा ही गया है कि अमलन तौर पे भी और हकीकी तौर पे भी कि जब हम चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि असल लॉ क्या था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या थी, उसमें प्रैक्टिकल मसले मसाइल क्या आ रहे थे, और उसको ठीक करने का एक सही अप्रोच क्या हो सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हमारा इक़दाम है, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और हम कोशिश ये करेंगे कि नए से नया टॉपिक इसमें हमारा आता रहे। तो मैं ज़्यादातर तो समझता हूँ इसका हम आगाज़ करते हैं दोस्तों के सवाल से। अली भाई से भी हम अरे भाई, आपकी क्या, आप जो हमारा ये बैठना है इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये कंटिन्यू किया जाए? जी बहुत मेहरबानी। अपना ज़ेबरमान जुबैरी साहब, हसन अली कादरी साहब, ये क्रेडिट आप दोनों को जाता है भाइयों को कि इन्होंने इस सेशन का सेकंड सेशन रखा, और इस इल्म को फैलाने का जो अज़म हमारे सीनियर कारी ज़ेबरमान जुबैरी साहब ने लिया, बेरा अपने सर पे लिया, जब वो टैक्स बार के प्रेसिडेंट भी थे, पाकिस्तान टैक्स बार के सिटी प्रेसिडेंट भी रहे, जब इन्होंने टेलीमीडिया का आगाज़ किया कोविड के दिनों में। मैं समझता हूँ आज वो जो लगाया हुआ हमने एक सेटअप था, उसको आज हम समझ रहे हैं कि इस इल्म को आगे फैलाएँ। तो सोशल मीडिया और ये जितना भी हमारे चैनल्स हैं, इसके ज़रिए अगर ये लोग घर बैठे, जितना बिजी टाइम है, अगर अपने ऑफिस से बैठ के बजट डिस्कशन करें, और उनका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स जो हमारा नीचे आ रहा होगा उसमें हम दें, ताकि हम उनके सवालात के जवाब भी दें, और अपने जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ दें, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे दूर दराज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी सिटीज़ में बैठे हुए हैं, जो हमारा पैगाम सुन रहे हैं, जब तक ये पैगाम उन तक पहुँच रहा है, हमें बड़ा आई फील क्लियर कि हम उनको इस चीज़ का जवाब दे सकें जो वो हमसे तवक्का कर रहे होंगे, और उनका जो मैसेज है हम तक पहुंचना भी चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हडल। और इसका आज सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में मैं अब्रॉड था, एक टैक्स कॉन्फ्रेंस थी USA में, वहाँ पे बिजी था, एंगेज था, मैं नहीं अटेंड कर सका। तो आज का सेशन देख के मुझे आई फील क्लियर कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज है कि मैं अपना पैगाम, अपना मैसेज दोस्तों तक पहुंचा सकता हूं। दोस्त हमें सुनेंगे और हम उनकी बात भी सुनेंगे। तो एक कनेक्शन करने का मीडिया हमारी आवाज़ बनता है, हमारा एक आईना है जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आज का जो बजट का डिस्कशन था, जो सेशन है, इसमें हम देखते हैं जो बजट में हमारी जो नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, अभी जो कि बजट ये प्रपोजल्स हैं, जो अभी फिनांस बिल है, जिसने अभी फिनांस बिल में जो असम्बली से अभी पास होना है, उसके बाद ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो अभी भी अगर हमारी कोई ऐसी प्रपोजल्स हैं जो समझते हैं जो हार्श हैं, जो टैक्स पेयर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है, और जो हरासमेंट के ज़िम्मे में आती हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के तफस्सुस से अगर FBR के नुमाइंदे इन चीज़ों को सुन रहे हैं तो इन अमेंडमेंट्स को फौरी वो विड्रॉ करें, ताकि उनसे क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क अभी तरक्की पजीर है, इसमें हमें टैक्स पेयर्स को बढ़ाना चाहिए,
टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमने ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस का BTB का अदारा बनाया, वो गैरफाल रहा। हमने जो ताजर 2 स्कीम लेकर आए, उसमें फ्रूटफुल इजाफा नहीं हुआ। अब हम तजर्बात ना करें, अब हम प्रैक्टिकली इन फील्ड्स में जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेकर आएँ। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं हम उनको फैसिलिटेट करें, उन पर इतना बोझ ना डालें। हमने अभी भी जो अमेंडमेंट्स बनाई हैं इस फाइनेंस बिल के अंदर, अब इन्हें क्या किया कि उन्हीं पर बोझ डाल रहे हैं, उन्हीं पे हम टैक्स के नेट्स बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के रेट्स को हमने इंक्रीज़ किया, उन्हीं को स्क्वीज़ करने की कोशिश की, उन्हीं के ऑडिट के लिए किया, हमने पॉलिसीज़ बनाई, उन्हीं का बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा, उन्हीं पे हमने उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। हमने ये नहीं किया कि हमने ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस कैसे करनी है। हम क्यों नहीं, अब देखें हमारी 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी में अभी हम 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं और आज भी हमारे जो सेंटर रजिस्टर्ड पर्सन है बहुत कम है। इतने हमारे इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं, इतनी हमारी गाड़ियाँ सेल्ड हो रही हैं, इतने हमारे प्लॉट की ट्रांसफर्स हो रही हैं, अदर एसेट्स हैं। हमें चाहिए कि उन लोगों को टैक्स नेट में लेकर जो टैक्स नेट में नहीं है। और इसमें कुछ हमारी अमेंडमेंट्स हैं, हम जो खुशाइंद है, जो FBI ने हमारी मानी, हमने बाहर के प्लेटफॉर्म से, हमने इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उनको अपनी बजट प्रपोजल दी। उस पर उन्होंने हमें ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अपील का राइट हमें एक और उन्होंने दे दिया। जैसे अपील का राइट एक था, अब उन्होंने सेकंड अपील का राइट भी हमें दे दिया। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें उन्होंने 1.5% जो है 236K में कम किया, जो 36C में उन्होंने फिर बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की, इससे रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में सेल भी होती है, परचेज भी होती है। हमें चाहिए कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए दोनों तरफ से हमें रिलीफ देना चाहिए। जिस तरह हम सेलर्स को दे रहे हैं उस तरह बायर्स को भी दें। तो अभी तो बजट प्रपोजल्स है ना, ये हम चाहते हैं कि जब एक्ट बने तो 1.5% को रिड्यूस करना चाहिए उसमें भी से भी, ताकि 1.5% अगर बायर का है तो सेलर का भी ये सेम रेट हो, हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इसी तरह हमारे जो केसेस पेंडिंग है 4C है, 7E है, इसमें भी हमें रिलीफ देना चाहिए। जैसे 7E अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको खत्म करना चाहिए। 4C है, इसमें रैशनलाइज रेट लेकर आए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। और हमारे जितनी पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो इतनी आवाम दोस्त हों। टैक्स रिटर्न्स हैं, अब देखिए सेल्टर रिटर्न लोगों ने अभी तक फाइल नहीं की, इससे लोग, इसमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है। हमने तजर्बात कर रहे हैं, रिटर्न्स बनाने में तजर्बात कर रहे हैं अभी तक कि नेक्चर डाल दिए, H1 देना है, अपने जे देना, नेक्चर देना है। अगर आप ये नहीं देंगे आपका अकाउंट सीज हो जाएगा। आप भाई जो बंदा ऑलरेडी टैक्स नेट में है वही 177 में सिलेक्शन उसकी 214C में होगी, 161 उसी पे लगेगा। सिर्फ खुदारा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उन लोगों को टैक्स नेट में लेके जो टैक्स नेट में नहीं है, जो ऑलरेडी है, उनको ना निचोड़ा जाए। तो अब हम बजट जो डिस्कशन है हम उसका आगाज़ करेंगे। अगर यहाँ बैठे जिसका कोई 1 by 1 पॉइंट है, हम उस पर जो बजट में हमारी अमेंडमेंट्स आई हैं उन पे हम उसको डिस्कस करते हैं, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उस तक हमारा मैसेज जाए, उनको भी नॉलेज शेयरिंग। सवाल लेते हैं। आप हमारे साथ वासिफ अली अवैध साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ मोहम्मद ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों एडवोकेट्स हैं, आप लोगों के आने का शुक्रिया जी। आप बताइए कोई सवाल आपके जहन में हो। जी, मेरा एक सवाल इस हवाले से ये है कि जैसे उन्होंने डिस्कस किया कि सोलर के ऊपर इन्होंने सेल टैक्स प्रपोज किया है 18%, जो अब 10% पे अभी फ़िलहाल बातें चल रही हैं कि वो लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी के भी आप जानते हैं कि रेट्स काफ़ी हाई हैं, तो ऊपर से ये बात कर रहे हैं कि जी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इसके हवाले से आप क्या हमें ज़रा गाइड करेंगे? इसमें 2 चीज़ें होंगी, मैं इंशाअल्लाह इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। कि पहली बात तो जो भी आपने 2 चीज़ों को मिक्स किया, सोलर टेक्नोलॉजी को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो पहली गवर्नमेंट पॉलिसी दे चुकी है कि जो लोग इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे उनको पहले ही रिबेट दिया जा रहा है कि उनको बिजली सस्ती मिलेगी नॉर्मल रेट से। तो उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, यहाँ हमने बात की कि 18% सेल्स टैक्स की और फिर वो उसको रिड्यूस करके 10% पे लाने की तजवीज़ जो दोबारा दी गई, ये खुश आइन है कि इसमें कमी की गई। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अभी हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब बहस है कि बिजली का बुरहान है। हमारे यहाँ बिजली का बुरहान नहीं है। हमारे यहाँ बिजली तो मौजूद है, हमारे यहाँ लाइन लॉसेज हैं। हमारे यहाँ आपने बिजली पैदा तो कर ली, आगे पहुँचाएंगे कैसे? बाल्टियों में भर के? पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अच्छा हमें एक निज़ाम चाहिए, एक अच्छा वायर सिस्टम चाहिए। इस पर टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमें वो कॉस्ट अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ती है, जो बर्डन हमारा इस पर आता है। जो ये बात सेल टैक्स की आपने की, इसका देखिए इसमें भी 2 चीज़ें होंगी। वो लोग जिन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले इंपोर्ट कर ली
और अब वो सेल करेंगे। अब उस उनके यहाँ तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेल टैक्स का 100% बर्डन लास्ट कंज्यूमर पर है, तो लास्ट कंज्यूमर ने प्रॉब्लमेटिक होना है। अब हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिजली की कंजम्पशन को कंट्रोल करें, पीक आवर्स में कम से कम इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ सेल टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो लोग बिजली को बचाने के लिए सोलर पे जा रहे थे ताकि गवर्नमेंट के लॉसेस को कम किया जा सके, अगर आप इस पर सेल टैक्स लगा दोगे तो लोग डाइवर्ट नहीं हो सकेंगे जितना इजीली अब हो पा रहे हैं। जब डाइवर्ट नहीं होंगे तो बिजली यूज़ करेंगे, मजबूरन करेंगे, फिर वो दोबारा आप कहेंगे कि जी यूनिट्स बढ़ने की वजह से रेट्स बढ़ गए। और रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये होना चाहिए वो ममालिक जहाँ बिजली वाफर मौजूद है, सस्ती मौजूद है, वो भी इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं। बिजली की बचत तो हो ही रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है। तो इसके ऊपर मेरा तो ये एक अपना ओपिनियन था, आपकी इसमें क्या ओपिनियन हो गया था? मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अगर हम सर थोड़ा सा टैक्स के अलावा अपने नाज़रीन की नॉलेज के लिए अगर बात करें तो आप देखें अब कार्बन टैक्स की भी बात होती है, कार्बन एमिशन की भी बात होती है। जैसे हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे सस्टेनेबिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि S1 S2 स्टैंडर्ड भी आ गया सस्टेनेबिलिटी का, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। कि जी अदर दैन के जो आप मतलब समझ लें कोल के ज़रिए जल्दी बिजली क्रिएट करते हैं, जो सोलर है या जो दूसरी चीज़ें उनको प्रमोट किया जाता है और कार्बन एमिशन को कहा जाता है, तो दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। जबकि हम जो कहते हैं ना, हम उल्टी दरिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं मदद के साथ। क्योंकि देखें बिजली आपके पास है नहीं, और बिजली के रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो अभी जो जंग हुई है हमारी इंडस वाटर के मैटर पे हुई है इंडिया के साथ, और वो बड़ा एक सीरियस मैटर है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक मदद के साथ मुझे एक मजाका खेज बात लगी है कि जहाँ पे हमारे यहाँ बिजली के रिसोर्सेज नहीं हैं और सोलर एज एन ऑल्टरनेट एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे लिए बड़ी अच्छी एनर्जी है। और हमारे मुल्क में सोलर की जो पैदावार होती है, आप अगर देखें जिस टाइप का देखें, हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने दिया ना कि 4 मौसम दिए हैं, और उसके अंदर हमें जो है धूप दी है प्रॉपर, तो हमारी सोलर एनर्जी तो बड़ी क्रिएट होती है। तो इस पर जो 10% टैक्स लगाया गया है उसको नहीं लगाना चाहिए था, और मैं गलती तौर पर समझता हूँ कि अगर उसको ना लगाते तो बिजली की ठीक ठाक बचत होती थी। क्योंकि देखें अगेन इस बात को मैं लिंक ही करूँगा कि देखें लाइन लॉसेस हम मैनेज करने को तैयार नहीं हैं, और ये लाइन लॉसेस मैनेज ना करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम टैक्स बेस को ब्रॉडन करने को तैयार नहीं। ठीक है सर, तो देखें ना टैक्स बेस को हम ब्रॉडन करने को तैयार हैं, ना लाइन लॉसेस को सही करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ हम सोलर पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं। तो ये जहाँ हम दुनिया देख रहे हैं ना चाहते हैं, तो यूरोप अमेरिका की अगर हम बात करें जहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही हैं और अल्टरनेट एनर्जी की बात हो रही है, और हम जो है दूसरी तरफ आगे हैं और हम आगे कहते हैं नहीं कि अब सोलर पे भी टैक्स लगा दो। तो हाँ, ईवी की बात और है जो आपने सही फरमाया, लेकिन सोलर पे टैक्स लगाना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है मेरे साथ। इसमें एक ओपिनियन ये भी थी, लेकिन जब बात फिर वही हमने पहली बात ये की कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं कि कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महंगी देनी पड़ती है। अगर हमारे लाइन लॉसेस कंट्रोल हो जाएं तो हमारे तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो गैर आबाद हैं। हमारे पास पंजाब के अंदर मुल्तान में, भावलपुर में, फिर सिंध में, सक्खर में चले जाएं, इन जगहों पे यहाँ तो अगर बड़े लेवल के ऊपर सोलर पैनलिंग करके भी जनरेट की जाए पावर तो बड़ी आसानी से की जा सकती है। लेकिन फिर वो आखिरी मुद्दा वही होगा कि उसको लोगों तक कैसे पहुँचाया जाएगा, फिर उसको महंगा किया जाएगा। हाँ, ये मेरा एक ओपिनियन तो हो सकती है गलत, इस पर हमारे भाई बेहतर बता सकते हैं कि हम जो टैक्सेस लगा रहे थे, इन टैक्सेस लगाने की बजाय लोगों को इनकरेज किया जाता कि हम ओपन एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लगाए एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन के लिए, ताकि पेट्रोल की बचत हो सके, और उसके अंदर जो बंदा इन्वेस्ट करे उसको बिजली सस्ती दी जाए। ये बहुत मुनासिब बात कि भाई आप पैसे जो इधर उधर लगा रहे हो, गाड़ियाँ खरीद रहे हो महंगी, और अपने घरों की छतों के ऊपर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लगा रहे हो, वो उससे बहुत बेहतर है कि आप उसको गवर्नमेंट के साथ कोलैब कर लो। गवर्नमेंट बड़े प्लांट्स लगाएगी और वो जो बिजली प्रोवाइड की जाएगी वो सस्ती होगी, और इससे गवर्नमेंट का एक सर्कल भी चलता रहता, और एक ही लाइन के ऊपर आपका जो एनर्जी है वापडा की और जो एनर्जी है सोलर की, वो दोनों दी जा सकती थी। अभी तक हम विंड, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तो हम सोलर और इस पर लड़ रहे हैं। हमारे खुले इलाकों में तो विंड बहुत मौजूद है, हम उसकी तरफ तो बात ही नहीं कर रहे। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि जब तक लाइन लॉसेस ख़त्म नहीं होंगे, ये टैक्सेस लगा देना, चीज़ें पूरी कर लेना, कुछ नया निकाल लेना, शायद वो ऐसे ही रहेगा। इस पर कोई नई कोई क्यूरी कोई हो तो बताइए। ये भी मैं रियल सेक्टर की तरफ आऊँगा। रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ के 236 के है, ये अब ख़रीदार पे यानी कि रिड्यूस करके 3% से 1.5% पे ले आएंगे। इसके बरस जो सेलर है उसको एक
इसी टैक्स को 4.5%, 5% और 5.5% पे यानी कि उसके ऊपर सारा बर्डन डाला जा रहा है। तो आप इस नुक्ते को किस नज़र से देखते हैं आप? सर देखें, ये है कि इन्होंने बाइट्स का तो 1.5 कर दिया। बेसिकली चाहिए था कि सेलर्स का भी कम कर दें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई चीज़ बिकती है तो फिर परचेज होती है। एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा ख़रीद रहा है। तो जब हमने एक सेक्टर वाइज किसी को रिलीफ देना होता है तो उसमें देखें, इसमें उन्होंने रिलीफ इस तरह दिया कि वो 1.5% उठाकर सेलर में लगा दिया। रिलीफ सेक्टर को नहीं दिया, सिर्फ बायर की हद तक दिया। तो इसलिए जब हमने सेक्टर को रिलीफ देना है, देखें जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर्स की एसोसिएशन है उनकी जो उनसे मीटिंग हो रही है, उनका प्रपोजल ये नहीं थी कि आप बायर को कम कर दें और सेलर पर लगा दें। उन्होंने कहा दोनों पे ख़त्म करें, दोनों पे रिड्यूस करें। तो लिहाजा FBI को चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ 70 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। अगर वो प्लॉट बिकेगा तो उस पर एक बिल्डिंग बढ़ेगी। बिल्डिंग के अंदर आपने देखा कि इसमें सरिया भी बिकेगा, स्टील सेक्टर को फ़ायदा होगा, इसमें ब्रिक्स भी आएंगी, इसमें सैंड भी जाएगी, इसमें सीलिंग भी होगी, इसमें पैलिंग भी होगी, लाइटिंग भी होगी, लाइटें भी बिकेगी, केबल भी बिकेगी। तो इसके साथ इतनी इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। अगर आप उसको रिलीफ देते हैं, अब क्या हुआ कि लोग इस सेक्टर से पीछे हट गए, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाल ली है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि बड़ा आसान बिजनेस था ये कि आपने घर बनाए और आपने सेल आउट कर दिए या रेंट आउट कर दिए, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग बनाई। तो इस वजह से लोग इस सेक्टर से पीछे हट गए हैं। तो हमें इसमें पॉलिसीज़ को बड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए, फ्रेंडली करना चाहिए, ताकि लोग इस सेक्टर्स के साथ आएँ। इस सेक्टर के साथ जितनी इंडस्ट्रीज मुंसलिक है उनको भी फ़ायदा हो। तो हमारी अभी भी गवर्नमेंट से इंतजा है कि इस सेक्टर्स को मज़ीद इसमें रिलीफ दें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़े, इसके अंदर लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसके अंदर लगेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरी थी ये रहा है कि यहाँ पर हमने किया कि जो 1.5% हमने बायर पे से उठाया और सेलर पे इम्पोज कर दिया। हमारी अगर रूटीन देखी जाए ना यहाँ की, ख़ास पाकिस्तान में जो हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में डिस्पर्स है। एक तो वो हिस्सा है जो सिर्फ रियल एस्टेट का काम कर रहा है, जो ख़रीदता है और बेच देता है, और एक वो तबका है जो ख़रीद लेता है और वो उसको रखता है इसलिए कि कल को ये महंगा हो जाएगा तो मैं इसको बेचकर कुछ घर के मामला चला सकूंगा, या कल्टम पल्टम जो 10 चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती हैं। आपने उसको भी डिस्करेज कर दिया कि एक बंदे ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, ख़रीदने के बाद एज़ पर लॉ इम्प्लीमेंटेशन उसको होल्ड किया उतने सालों के लिए कि जितने साल आपने कहा है कि अगर इतने 5 साल 6 साल ये होल्ड कर ले तो ये जो इन्फ्लेशन मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। उसने उसको होल्ड किया और होल्ड करने के बाद जब वो मार्केट में बेचने आया तो आपने उसके ऊपर कदगन लगा दी कि भाई हम 1.5% एक्स्ट्रा आपसे लेंगे, आपको फ़ायदा कोई नहीं हुआ इतना अर्सा होल्ड करने का। तो ये एक नई तंगी होगी लोगों को बेचने में, और जब लोग अपना बेचने से हाथ खींचेंगे तो इवेंचुअली प्रॉपर्टी महंगी होगी। बात आपकी सही। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि देखें, हमारा जो कानून है ना जो हम बनाते हैं, उसमें माजूद के साथ जो हमारा थिंक टैंक FBI में बैठा हुआ है उनसे मैं मुखातिब हूँ कि देखें आप जो है ना शायद को रिलेशन नहीं करते लोग, जो क्योंकि मेरा ख्याल है शायद अली भाई क्योंकि उस स्टेक होल्डर से हम कहते हैं कि उसको कंसल्ट ही नहीं किया, कंसल्ट नहीं करते। और उसमें ये होता है कि देखें अगर आप को रिलेशन करें ना, तो जैसे अली साहब ने कहा कि जी 7 ही है, तो बात है कि अगर आप 1.5% काट भी दें तो अगर आप 7E को सॉर्ट आउट नहीं करते, उसके मसले को सॉर्ट आउट नहीं करते, तो प्रॉपर्टी मार्केट तो फिर वहीं खड़ी है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम में खड़ी है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि हर आदमी जो है वो शॉर्ट सेलिंग के लिए नहीं है। कुछ लोगों की रीज़न कुछ और हैं, कुछ घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ घर बना के सेल करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा हुआ है। तो हर एक को उसके मुताबिक ट्रीट करना बेहतर है, और फिर उसकी ऑपरेटेबिलिटी क्या होगी और अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या होगा उसको भी नहीं देख रहे। और आउटकम का नतीजा ये हो रहा है कि 7E की वजह से आज भी ये हालात हैं। आप देखें प्रैक्टिकली, आप देखते हैं तो आप बेहतर बताएंगे और शायद आप मेरी बात को रिलेट करेंगे। आपको जाके 7E का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब वो मुझे आप बताएं कि हर आम आदमी जा के 7E के कितनी दफ़ा 1.5% टैक्स की तो बात सर आप साइड पर रख देना, तो बेचारा क्या करे, इसको ख़त्म करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ जी दोनों के लिए। सर देखे ना 7E की भी आपने बात की, 7E के साथ जो अब एक नई चीज़ लाई जा रही है कि बायर पहले NOC लेगा, जो FBR उसको बताएगा कि ये एलिजिबल है परचेज के लिए। देखें इससे फिर इसका मतलब फिर वो यही हुआ कि आपने अगर 1.5% कम किया भी है तो साथ ये जो इस पर क्राइटेरिया सेट कर दिया तो कोई क्यों लेगा। और फिर वो जो बात हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे कि जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, और हाँ ये एक काम हो सकता था कि जिस तरह आपने होल्ड किया था कि 5 साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर लें, इस दौरान बेचेंगे तो हम आपसे कैपिटल गेन टैक्स लेंगे,
ये 1.5% जो सेलर पे एक्स्ट्रा लगा है ये इसमें इंक्लूड कर देते कि जी विद इन 5 ईयर्स बेचेंगे तो आपको 4.5 लिया जाएगा, अगर आप 5 ईयर्स के बाद बेचते हैं तो 1.5% जो बायर देगा वही आप देंगे। या 7 ही कम से कम लिमिट उठा के ज़्यादा कर देते। जी वो ज़्यादा कर देते, क्योंकि भाई ना आजकल तो एक यानी अगर हम बात करें सिर्फ लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर में सबसे सस्ता प्लॉट भी अगर 5 मरले का होगा तो वो 1 करोड़ को टच कर जाता है। जी ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, और अगर एक बंदा 10 मरले के घर में रह रहा है तो उसकी कॉस्ट तकरीबन उसको ज़्यादा हो जाती है। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा उसमें एक चीज़ और है, अभी पिछले दिनों ये देखने में आया, उन्होंने कहा जी कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आपकी, एक आपके कारोबारी प्रॉपर्टी और आपकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ और आपकी वो प्रॉपर्टीज़ जिनके से आप किराया ले रहे हैं और वो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये 70 से एग्जम्प्ट है। उसके बाद 2.5 करोड़ और उसके ऊपर स्लैब लगेगा। अच्छा, अब क्या देखा जाता है कि ऑफिसर ये चेक करते हैं कि क्या ये जो प्रॉपर्टी इसने डिक्लेयर की हुई है और ये कह रहा है मेरा घर है, तो ये प्लॉट तो नहीं है। भाई मैं प्लॉट पे तंबू लगा के बैठा हूँ, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं नहीं जी ये प्लॉट अभी बनी नहीं है तो ये हम प्लॉट कंसीडर करेंगे और हम इस पर टैक्स लगा देंगे। ये चीज़ भी डिस्करेज करेगी इस पूरे सेक्टर को। तो इसको एक्चुअली तो ये हम बातें डिफरेंट बातें हुई, 7E के बारे में हुई, 236 के और सी के बारे में हुई, डिमांड सप्लाई के बारे, इन सब को क्यूमुलेटिव जब तक नहीं देखा जाएगा, और जिस तरह अली भाई ने कहा कि डिस्कस तो करें जो इस सेक्टर के लोग हैं, जब तक उनसे डिस्कशन नहीं होंगी, फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं निकलेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकती। सर देखिए इसमें मैं थोड़ा जी चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें कानूनी तौर पर पॉइंट पे 7E चूँकि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है और अभी इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी ऑनरेबल करेगी, उसके बाद इसका कोई डिसीजन होगा। और इसमें दूसरी बात ये है कि जो एज आ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो कैपिटल वैल्यू ऐसे पर टैक्स ले सकती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा ये है कि इसका इफेक्ट उन्होंने दिया 2022 से ऑनवर्ड और 23 में ये फाइनेंस एक्ट में आई है, तो रिट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस वाले से अभी इस पर डिबेट जारी है, लेट्स सी देखते हैं तो क्या इसका डिसीजन होता है। लेकिन डिपार्टमेंट जो कि अभी बाजिद है और हमसे वो 50% की बात में टैक्सेस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका मैटर सबजुडिस है, जो ही ऑनरेबल कोर्ट इसका डिसीजन करेगी फिर इसको देखा जाएगा। कोई और हमारे पास सुनता है? मेरा क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है कि अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो एक ख़ास इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए मुख्तस करने जा रही है, तो जो बजट में इसके हवाले से कोई बात नहीं हुई, एक तो उस पर बताइए, और अगर गवर्नमेंट एक ख़ास हद तक इलेक्ट्रिसिटी मुख्तस करने जा रही है तो उसको लीगलाइज करने के उसके क्या इकदाम हैं? बेसिकली एक तो हमारी डिस्कशन आज बजट के हवाले से, जो चीज़ बजट में आई है बिल में हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन वासिफ साहब ने क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी कौन सा बना दी गई ताकि जो क्रिप्टो करेंसी से लोग कर रहे थे बगैर अनरजिस्टर्ड काम कर रहे थे, इससे उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को हम कौंसल बनाते हैं, उस कौंसल के अपने बायलाज होंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जब कोई बॉडी बनती है, जब कोई कौंसल बनता है, ऑटोनमस बॉडी बनती है, उसके अपने बायलाज होते हैं, उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं कि किस रूल्स के तहत पैसे आएंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से हमें ये फ़ायदा होगा कि फॉरेन करेंसी इस मुल्क के अंदर आएगी। और इसको बड़े हाई लेवल पे जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको लीगलाइज किया, बड़े सोच समझ के इंटरनेशनली किसी मामला ट्रीटीज़ के जरिए जाके इसको किया, अदरवाइज नहीं किया। चूँकि अभी इसके रूल्स आने हैं, ये सामने आनी है, क्योंकि हम अभी टैक्स को डिस्कशन कर रहे हैं बजट पे, तो मैं समझता हूँ इसको हम अभी फिलहाल डेफर्ड करते हैं उस मैटर में। ये जो हाँ जी, एक पॉइंट जरूर बता दूँ कि इसमें जो क्रिप्टो का हो रहा है वो भी यही है कि मुख्तसर की बात करूँगा कि उसमें है कि अभी गवर्नमेंट अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बनाने के लिए क्रिप्टो को प्रमोट कर रही है। अभी हमें बाज़ाहिर नहीं लगता कि कोई ओपन ट्रेडिंग जैसे दुबई वगैरह में हो रही है उस तरह क्रिप्टो की ट्रेडिंग होगी। सॉरी आप सवाल करें सर, ये जो एक बजट में प्रपोज सेक्शन है 11E जी रिकवरी के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? जी सर, 11E में उन्होंने ये कहा है कि जो आपका अगर कोई ऐसी हरासमेंट डिसीजन होती है, फर्ज करें किसी बंदे ने इलीगल एक्ट किया या उसके अगेंस्ट कोई ऐसी लाइबिलिटी बनती है, उसने फेक फ्लाइंग इन्वेस्टर्स की तरफ गए, या उसके अगेंस्ट कोई ऐसी रिकवरी है, या वो टैक्स कंसीलमेंट कर रहा है, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है, उस पर विद वारंट और विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ठीक है जी। उस पर पहले होता था कि वारंट दिया जाएगा उस सिचुएशन में जब उसकी टाइम बाद हो जाए केस हो, यानी कि उसने उसमें रिकवरी देनी है, रिकवरी नहीं कर रहा तो उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पता चला जनाब बंदा टैक्स चोर है, इससे उन्होंने पैसे गवर्नमेंट के पैसे ड्यू हैं और वो नहीं दे रहा, नोटिस के बाद पहले वारंट दिया जाता था,
उसको शोकास किया जाता था, उसके ऑफिस को सील किया जाता था। अब ये सारी पावर्स एफबीआर को, जैसे एसएचओ को पावर्स होती है, उस तरह पावर्स डेलीगेट कर दी गई है ताकि जो टैक्स फ्रॉड है, टैक्स चोरी है, उसको रोका जाए। इसमें एक सजेशन भी है और आपसे इस पर खुद भी मैं अपने लिए भी पूछना चाहूँगा। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हैं, जैसे किसी का ऑर्डर पास हुआ तो उसको टाइम दिया, फिर बैंक अटैच कर दिया, रिकवरी कर ली, प्रॉपर्टी की ऑक्शन का प्रोसीजर मौजूद है, सब कुछ है। अभी जो एक नई इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने कहा कि आ रही है, इसमें हम कहेंगे जी, वो उन्होंने कहा कि 2 हिस्से दिए कि अगर वो ऐसा काम होगा जिस पे उनको पता होगा कि ये बंदा गलत कर रहा है लेकिन काम कर रहा है, उसके लिए वारंट इशू किया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। और जहाँ पता लग ऐसा कोई फील आई या ऐसा स्मेल किया डिपार्टमेंट ने कि ये भाग जाएगा, फरार हो जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा और हम रिकवरी नहीं कर सकेंगे, वहाँ बगैर वारंट भी उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली कमिश्नर को, चीफ को देगा और उसे अप्रूवल लेगा। देखें, ये बातें सब समझ आती हैं। जहाँ पर आपने किसी लॉ को इम्पोज करना हो, वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे यहाँ शायद हो सकता है अब ये बन रही है, लेकिन ये होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आप एक बगैर लगाम के घोड़ा एफबीआर के हाथ में दे रहे हैं, क्या आपने ये सोचा कि इसके होने से जब ऐसे लोग जिनका कोई कसूर नहीं होगा और वो वारंट या बगैर वारंट के पकड़े जाएंगे, उनका इमीडिएट रिलीफ क्या है? अभी क्या होता है, आपको नोटिस सर्व नहीं होता, आपको आपका बैंकर फ़ोन करके बताता है कि सर 2 बंदे मेरे सर पर आके बैठे हुए हैं, वो मुझे भी तड़ी लगा रहे हैं कि अगर मैंने आपके अकाउंट में से फौरी तौर पे इनको पैसे ना दिए तो इनकी मेरे खिलाफ भी एफआईआर हो जाएगी। और आपके पास कोई ऐसा फॉरम नहीं होता कि आप कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को जाकर बता सकें कि सर मैडम हमारी ये प्रॉब्लम है, आप जो टैक्स लगा रहे हैं ये गलत है, या ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया आपने ये गलत है। हमें उसके लिए अपील में जाना पड़ता है। अपील से पहले वो बताते हैं कि जी ड्रॉ हो गया था, चालान जमा हो गया, इसको आप अपने रिफंड का हिस्सा बना लें, वरना रिफंड प्रोसीजर में चले जाए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ हो तो इसके साथ साथ पैरेलल इसका सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऑफ कैमरा पे 1-2 महीने पहले भी डिस्कस किया था कि 38 का केस हमारे पास आया और उसमें कंपनी का CFO साहब जो थे उनकी मुझे कॉल आई, और क्योंकि हमारा तो अल्लाह का शुक्र है एक अपना फॉरम है और हम लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो हम लोगों को राइट सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, जैसे कोई नया एडवोकेट है या नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको बड़े परेशानी का बाइस है। वजह क्या है कि आप देखें कि वो लोग इतना खौफ और राज के शिकार हैं कि वो CFO या मैनेजिंग डायरेक्टर जब उनके पास 38 का या 40B का केस आता है तो वो कहते हैं नहीं, हम अपनी प्री अरेस्ट बेल करना चाहते हैं। और वो प्री अरेस्ट बेल क्या है वो अली साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन देखिए, मसला क्या है कि समझने वाली बात है कि टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन है, कोई जब एक किसी चीज़ की इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं तो उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को एक तो आप बड़ा क्लैरिफाई करते हैं मेरी नाक़िसाई के मुताबिक, और दूसरा आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को नैरो आउट करते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि एक एक्स पर्सन ने टैक्स फ्रॉड किया है तो उस टैक्स फ्रॉड को टैग करने के लिए मेरे पास बड़ा एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। यहाँ सर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ टैक्स फ्रॉड टैग किया जाता है सस्पेशन की बुनियाद पर, यहाँ आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है सस्पेशन की बुनियाद पर, और आपको अरेस्ट भी तब कर लिया जाता है। देखिए ना, अब जब आप डिस्क्रिप्शन देंगे, मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है, आप दोनों भाई से आप मतलब नॉलेज रखते हैं कि फ़र्ज़ करने जी हम में से कोई एक शख्स इस वक्त कमिश्नर इनकम टैक्स एक जोन पे, अब ऊपर से उसको बेसिकली एक प्रेशर है, जहाँ हमारा जो बजट का प्रेशर होता है आप बेहतर जानते हैं कि क्या है प्रैक्टिकली, और उसको कहा जाता है जी आपने इस महीने में फॉर एग्जांपल जी 200 मिलियन का बजट पूरा करना है। अब आपने 200 मिलियन का बजट पूरा करना है। अब जिस बंदे ने 200 मिलियन का बजट पूरा करना है उसको आपने SHO की पावर दे दी। अब मेरा सादा सा सवाल ये है साहब आपसे कि क्या ये वो उस 200 मिलियन को पूरा करते हुए इस चीज़ को देखेगा कि वो उस टैक्स फ्रॉड के क्राइटेरिया पे आता है या नहीं आता, या वो पहले 200 मिलियन पूरा कर देगा चाहे उसको जेल में डालना पड़ जाए, जो भी करना पड़ जाए? इसका जवाब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अली साहब आप क्या कहते हैं? सर मैं देखता हूँ अपना अफसर काजी साहब, जहाँ पे नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि जो CFO होगा, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो CEO है, और चाहे वो उनका मुआवनत करने वाला है, चाहे वो कोई बैटर जो कोई भी उसका जो होगा जो उसको इस तरफ तरगीब दे रहा है, वो सब पे प्रोसिक्यूशन चार्ज हो। आप क्या नहीं समझते कि हार है? जैसे मैंने भी बात सर देखिए, अगर जो बंदा टैक्स फ्रॉड कर रहा है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है, लेकिन सर वो साबित भी तो उसके लिए तो ये लॉ होना भी चाहिए। देखिए ये लोग तब तक ठीक नहीं होना जब तक इनके लोगों को प्रोसिक्यूशन नहीं हो, उनको पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे जुएब साहब ने कहा कि एक बंदा बोनाफाइड काम कर रहा है और उसके साथ जो ज्यादती होती है, FBI को चाहिए कि उसके पे भी लिहाज करे, उसको भी देख के करे कि उस के चक्कर में आम आदमी, आम शहरी जो एक जिम्मेदार शहरी है अपना टैक्स पे कर रहा है,
हर बंदे को हर निगाह से ना देखा जाए। बिल्कुल सही है। अगर बिजनेसमैन है वो अपना एक जो अकॉर्डिंग टू लॉ उसका कंट्रीब्यूशन वो पे कर रहा है, अपना एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी पे कर रहा है, 100% हमारा अपना 80% टैक्स हमारा वैसे ही कट जाता है एडवांस टैक्स में। बिल्कुल सही है, ऐसे ही। दूसरा हम एडवांस टैक्स ले लेते हैं, हर क्वार्टर में ले लेते हैं। कईयों का सिर्फ एक माइनर सा रह जाता है जो हमने टैक्स देना होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हम साथ साथ वो भी ले रहे होते हैं। बात ये कहने का है कि अगर कोई बंदा ऐसा मुलवस होता है जो फेक एंड फ्लाइंग में आता है, जी जी जी। ज़्यादातर ये जो कानून है ये हरासमेंट का और जो प्रोसिक्यूशन का है वो ज़्यादातर सेल टैक्स में फॉल करता है, इनडायरेक्ट टैक्स में। बिल्कुल ऐसे। इनकम टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे भी तो होल्डिंग एट सोर्स हो रही होती है और एडवांस टैक्स लिया जाता है, फिर उनको एग्जेम्पशन मिलती है। मोस्टली बड़े केसेस में, तो पोटेंशियल केसेस में इसी तरह है। तो उन केसेस में अगर फ्रॉड होता है, अगर वो चीज़ मुलवस पाए जाते हैं, और अगर जैसे ज़ुहैब साहब ने कहा अगर ये खदशा है कमिश्नर को कि वो बंदा भाग सकता है या वो बंदा पकड़ा नहीं जाता, उसको विदाउट वारंट गिरफ्तारी एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी इसी तरह ही होता है। अगर बंदा बिजनेसमैन है उसको वारंट दिया जा सकता है, तो वारंट से भी अरेस्ट कर देते हैं। वो पावर पहले भी कानून में मौजूद थी, सिर्फ उसको उन्होंने जो मजीद उन्होंने एडिशंस की हैं कि इसमें रैदर देन कोई भी हो वो किसी पे भी इसको गिरफ्तार किया जाता है, ताकि ये चीज़ें जो लीकेज हो रही है ये कम से कम हो, ताकि ये चीज़ें रुकेंगी, कम होंगी। जैसे अब इन्होंने एचएस कोड का किया कि जिस एचएस कोड से आप परचेज करेंगे उस एचएस कोड से हमें सेल डालनी है। इसी तरह आपने अपना H1 बनाना है, आपने एनेक्चर जे देना है, उसका पर्पज़ ये है कि आपकी चोरी कम हो, आपकी फेक एंड फ्लाइंग एनालिसिस का काम खत्म हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे आम बिजनेसमैन जो है उसको भी रिलीफ देना चाहिए। इससे बर्डन बढ़ा है, इससे मुश्किल हुई है, लेकिन क्या है इससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि हमने टैक्स रिटर्न को इतना मुश्किल बना दिया है कि आम कंसल्टेंट के लिए टैक्स रिटर्न बनाना मुश्किल है। तो हमें इन कवानीन को आसान करना चाहिए, हमें वैट मूड पे जाना चाहिए, हमें सेल्स टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाएं, 9% पे लेकर आएँ और हर बंदे में टैक्स लगा दें। वैट पे हर बंदे को ले एक लिमिट रख दें कि हमारी ये लिमिट है, इस लिमिट को जो सेल्स को क्रॉस करेगा लास्ट 12 मंथ के अंदर, और हम इसको वैट मूड में ले, जैसे यूके में है, जैसे यूएई में है, हर बंदे में टैक्स है। कोई इनपुट एडजस्टमेंट को खत्म ही कर दे, फिक्स टैक्स लगा दे, हर बंदे को लें, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हमारी ये प्रपोजल है कि इस पर रिव्यू करें, लेकिन ये मामले चलते रहेंगे। अभी मैंने मजीद एक चीज़ ऐड की है इसी में कि कोऑर्डिनेशन टाइम पीरियड को इन्होंने बढ़ा के 2 साल कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ये कोऑर्डिनेशन सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं आप? इनकम टैक्स तो पहले 2 इयर्स था, सेल्स टैक्स को उन्होंने 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड जो है वो 2 इयर्स कर दिया है, लेकिन ये आफ्टर द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील है। ऐसे ही। लेकिन इसमें जो है ना एक बात बड़ी जो मैंने नोट की, अभी आगे जाके पता लगेगा, जो कि वहाँ पे एक लाइन ऐड की गई कि अगर रेवेन्यू लॉस आता है तो एफबीआर उस कॉन्डेनेशन को 2 साल से ज़्यादा भी कर सकता है। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि देखें, एक सब्सटेंटिव राइट है टैक्स पेयर का और एक होता है प्रोसीजरल राइट, लीगली आप दोनों भाई समझते हैं। देखें, जब मैं एक रिटर्न फाइल कर चुका हूँ तो उसका तो सब्सटेंटिव राइट मेरा क्रिएट हो गया ना, जो भी टाइम बार्ड का मेरा राइट है। तो मिसाल के तौर पे ये मैं इस लॉ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि अगर किसी एफबीआर के कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ने वो भूल गए कि हमने कोई टाइम बार्ड केस सॉर्ट आउट करना था, कोई चीज़ करनी थी, और उनको पता चला कि हाँ जी इधर हमने जो केस किया है 122 किया है, 161 किया है, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसका मतलब रेवेन्यू लॉस कर गए और हमने 122.5 जो है नहीं किया, और 122.5 की तो लिमिट 5 साल है। तो फिर हम गए और हमने जाके उसकी कॉन्डोनेशन फिर अपील में जाके किसी तरीके से उसको मज़ीद बढ़ा ली। तो ये थोड़ा सा खदशा ये कि इस बात को इस तरफ ना ले जाए, जो रेवेन्यू लॉस की बात। सर देखें, अभी आपने ही अभी बात शुरू करने से पहले कहा कि एफबीआर के पास डिस्क्रिशन है, बहुत सारी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है और बहुत सारी ऐसी क्यूरीज हैं जिसके लिए बाउंड किया है एफबीआर ने कि कंसर्न ऑफिसर पहले बोर्ड से अप्रूवल लेगा फिर ये काम करेगा। उसके बगैर नोटिस भी आ रहे हैं, उन पे शोकास भी हो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, अपील से सेटिस्फाइड होके भी आ रहे हैं। जी ऐसे ही है। और उसमें मज़ेदार बात है, आपने जैसे लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, और ये मेरी तमाम जितने भी हमारे एपलेट फोरम पे जुडिशरी हमारी बैठी हुई है, चाहे वो हमारे ऑनरेबल मेंबर ट्रिब्यूनल हो और या फिर हमारे कमिश्नर फीस हो, उनसे मेरी एक इल्तिजा है कि देखें उसमें जो है ना, आप जब एक किसी वजह से उस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से रोकते हैं, ठीक है, या आप कहते हैं कि नहीं जी वो गलत है, तो अगर अपील फोरम पे डिसाइड हो गया है कि लॉ इम्प्लीमेंट गलत किया जा रहा है, तो आप कम से कम केस को सेट असाइड करने के बजाय उसको डिलीट करें या अनल करें।
आप उसको रिमांड बैक कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं, फिर दोबारा उसी ऑफिसर के सर वो पास चले आप यानी ऐसे बंदे को चांस देते हैं ना कि भाई आपसे पहले गलती हो गई थी, अब मैं आपको दोबारा मौका दे रहा हूँ, आप ठीक कर लें। जाएं। ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है ये भी एक कॉमेडी ऑफ एरर्स कह सकते हैं इसको हम शायद। और कोई किसी और का हमारे- क्वेश्चन? अच्छा, बजट में ये चीज़ भी प्रपोज की गई है, एफपीआर प्रोसीडिंग्स को इमीडिएट किया जाए, जिसके लिए हम पहले जाते थे अपील में, तो अपील से हम जाते थे हाई कोर्ट चले जाया करते थे ATIR से या CIR से, उसके बाद फिर हम वहाँ से हमारी अपील रिजेक्ट होती थी तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाया करते थे। मगर उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी अपील पेंडिंग भी पड़ी है तो हम FBR फ़ौरन से उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो इस पॉइंट को आप किस तरीके से जी वो जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, रिकवरी की बात जी उसमें रिकवरी का पॉइंट गांधी साहब आज अभी जो रिसेंटली फ्रांस अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया, उसमें उन्होंने कहा कि जिनकी लिटिगेशंस पेंडिंग पड़ी है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी कोई रिकवरी बनती है और उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो उनकी हम रिकवरी विदिन 7 डेज कर लेंगे। उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं कि वो आगे जाके वो स्टे ले या वो आगे फर्दर अपील का वेट करें हम, तो उसकी रिकवरी वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से निकलवा लेंगे। वो उनको राइट दे दिया। अब हमारी एक प्रपोजल थी उनको, हमने हमारे इंटरनेशनल लेवल भी, हमारा जो फोरम है इंटरनेशनल एसोसिएशन का, उस पर हमने एक बजट प्रपोजल में बड़ा स्ट्रिक्टली हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि अपील का राइट कम अज़ कम आपको देना चाहिए, एटलीस्ट 2 राइट्स तो अपील के हो ना। यानी कि अगर आप कमिश्नर अपील अगर आपकी, क्योंकि कमिश्नर अपील इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, कमिश्नर अपील एक डिपार्टमेंटल पे रोल पे है, तो हम समझते हैं कमिश्नर अपील से सब जस्ट आप अपना एक स्टांस देने के लिए, जैसे हम कहते हैं मिसल बनाने के लिए फाइल वर्क करते हैं, उस पर रिकॉर्ड देते हैं। और हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म जो है हमारा अपीलेंट फॉर्म है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है, वहाँ पे एजुकेशन मेंबर होते हैं, अकाउंट मेंबर होते हैं, हम उनको अपनी समझ लेके समझते हैं कि ये हमारा फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है, तो उसको हमें राइट सेकंड अपील का लाजमी देना चाहिए था, जो लास्ट बजट में उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और हम क्या करते थे, फर्स्ट अपील जो 220 मिलियन तक होती थी उसको हम रेफरेंस में डायरेक्ट जाते थे हाई कोर्ट। अगर कमिश्नर अपील के पास है 20 मिलियन से नीचे होती थी और हम अपील रिजेक्ट होती थी, हम हाई कोर्ट रेफरेंस में जाते थे 133 के तहत। अगर 20 मिलियन से ऊपर होती थी हम उसकी अपील करते थे बिफोर दी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, फिर वो रिजेक्ट होती थी हम हाई कोर्ट रेफरेंस में जाते थे। अब उन्होंने हमें रिसेंटली हमें जो मुझे इन्फॉर्म हुआ है कि उन्होंने इस फोरम को दोबारा बहाल कर दिया है। इसके लिए हम अपने वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के, अटॉर्नी जनरल साहब के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी इस बात को माना और एक्सेप्ट किया। ये डिस्क्रिमिनेशन है। आप देखें सिविल लॉ में देख लें, क्रिमिनल लॉ में देख लें, पहले आप नीचे जाते हैं सिविल कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में आते हैं, फिर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ भी इस तरह होना चाहिए कि अगर आपके पास अपील का राइट है, अगर कमिश्नर अपील से आपकी अपील नहीं हुई, हमारे पास सेकंड अपील का राइट होना, जैसे पहले लॉ में होता था, तो उस चीज़ को बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब हम सेकंड अपील का हमारे पास दोबारा फॉर्म ये जुलाई से बहाल हो जाएगा। साहब बात यह है कि जिस बंदे की अपील आप कह रहे हैं कि विदिन 7 डेज FBR उसे रिकवर कर लेगी, अपनी जो भी अमाउंट है, जो भी उसके पेनल्टी है, अगर हमारी अपील हाई कोर्ट से खारिज होती है तो आपको नहीं लगता जब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पीछे से FBR हमारा जो है अपना पेनल्टी है रिकवर करती है, अमाउंट रिकवर कर लेती है, उधर जाके हम अपना सुप्रीम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाते हैं, हम पे कोई पेनल्टी नहीं बनती, तो क्या हमें FBR वो अमाउंट वापस कर देगा? देखिए अगर तो हमारी वो रिकवरी कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डिनेंस बना था, उस वक्त बजट सेशन नहीं हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस बना दिया। अभी इसको चूँकि 60 डेज़ के बाद इसने एक्ट बनना है जब ये असम्बली में जाता है, अभी तो फिलहाल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, जो ही बजट बनेगा, बजट में भी इसको शामिल कर लेंगे और इसको एक्ट का हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे पैसे ले जाते हैं तो हम उसके रिकवरी के लिए फंड अप्लाई कर सकते हैं, फंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन उसका पर्पज़ ये था कि हमारा काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उस हद तक है। नीचे आपके पास राइट वैसे ही है, अगर आपको 137 का डिमांड इशू होता है, आपको 30 डेज़ है 138 के लिए, आप उसकी अपील कर सकते हैं या उसका स्टे ले सकते हैं। वो राइट कानून वो नहीं छेड़ा हमने, सिर्फ ऊपर जहाँ पे आपकी लिटिगेशन पेंडिंग है वहाँ आपकी अपील खारिज हो जाती है, वहाँ पे से रिकवरी हो। अच्छा, इस तरह ये है कि पेक्यूनियर जुरिसडिक्शन जो उन्होंने ख़त्म कर दी है, अब जिन लोगों ने ट्राइब्यूनल में फ़र्स्ट अपील फ़ाइल की हुई है या ट्राइब्यूनल के बाद जो हाई कोर्ट में उन्होंने सेकंड अपील फ़ाइल की है, क्या आप समझते हैं कि बजट के अप्रूवल के बाद इन फाइलों को वापस अपने असल फोरम पे आ जाना चाहिए, या ये टैक्स पेयर की डिस्क्रेशनरी एप्लीकेशन के ऊपर वो उनको वापस भेज दें, या वहीं से इसको फाइनलाइज होना चाहिए? देखिए जी, इसके तो रूल्स अभी वो देंगे। जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था कि जिनकी अपील्स थी अपना कमिश्नर अपील्स पे और जो जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे ट्रिब्यूनल में।
और इसी तरह अगर वो कहेंगे जी इसकी स्वाबदीद है टैक्स पेयर्स की, अगर वो अपना डिसीजन राइट नहीं लेना चाहता कमिश्नर अपील का, तो वो उधर से अपना फॉर्म से करवा लेगा। लेकिन जब उसका ट्रिब्यूनल से होगा तो उसके बाद उसने हाई कोर्ट ही जाना रेफरेंस में। अगर उसका केस रिमांड बैक हो जाता है कमिश्नर अपील के पास, तो उसने कमिश्नर अपील के बाद दोबारा ट्रिब्यूनल आएगा। प्रोसीजर यही बनेगा ना। लेकिन उसको 2 फॉर्म एटलीस्ट मिलेंगे अपील के। तो क्या जिस तरह बजट में प्रपोज्ड है कि 2 फोरम्स तक जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं होगी, तो क्या हाई कोर्ट उसमें कंसीडर होगी उन केसों के हवाले से? नहीं, उसमें कमिश्नर अपील और अपील ट्रिब्यूनल 2 फॉर्म यही है। हाई कोर्ट में आपका लॉ पॉइंट जाता है, रेफरेंस में आपने जाना है कि मेरा ये लॉ पॉइंट है। उन केसेस के हवाले से जिन्होंने सेकंड अपील हाई कोर्ट में की है, जो पहले से हाई कोर्ट में मौजूद है। जी उन पे नहीं होगा क्योंकि उनका रेफरेंस गया हुआ हाई कोर्ट में, अपील नहीं गई हुई। रेफरेंस जाता है लॉ पॉइंट पे कि मेरा ऑर्डर पास हुआ, इसमें फलां लॉ फॉल में करता था, ये विदाउट एनी लीगल उन्होंने रेस्ट्रिक्शन मुझे उन्होंने ऑर्डर पास किया, उस वाले से वो लॉ पॉइंट अपनी जगह वहीं पे मौजूद रहेगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ इस सब आपकी इजाज़त के साथ कि जैसे वक्त साहब आपने क्वेश्चन किया ना, इसमें एक तो मैं बता दूँ प्रैक्टिकलिटी की, जैसे मैं लीगल बात की तो मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेता हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह फाइल मूव हुई थी और जितना वक्त लगा टैक्स पेयर्स को भी और FBI को भी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि होना तो यही चाहिए कि जो तो केसेस पेंडिंग हैं वो जहाँ हैं जैसे है कि यहाँ पे क्लोज की, और मैं नहीं समझता कि उसका ये होना चाहिए कि दोबारा से फाइल मूव हो। मेरा एक ही नज़रिया है, दोस्त या भाई से खिलाफ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि रिकवरी की बात अभी ताबिर साहब भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, तो रिकवरी का जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसमें मैं जो ज़ाती तौर पर इस अमेंडमेंट को समझा हूँ वो ये है कि देखिए जो 2 फॉरम्स है ना, उस हद तक उन्होंने कहा कि आपकी रिकवरी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि वो ये समझते हैं कि जब हाई कोर्ट लेवल तक केस जाता है तो किसी हद तक मैटर आपका डिसाइड हो चुका होता है या रिफाइन हो जाता है। हाँ, अगर उधर जाके कोई आपका खिलाफ होता है तो किसी लॉ पॉइंट पे होता है, फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं होता। तो फैक्ट्स ऑफ द केस पे अगर एक मैटर डिसाइड हो गया है तो फिर अगर लॉ पॉइंट पे जा रहा है तो फिर किसी हद तक बात जो है ना वाज़ेह है, और वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे हमारे जो मुल्की हालात हैं और FBR के जो डिमांड्स के इशूज़ हैं और बजट के इशूज़ हैं, अगर देखें ना हमें दोनों साइडों में देखना पड़ेगा। हम जब बजट प्रपोजल देते हैं वैसे थे लाहौर टैक्स बार या जैसे मैं फिस्कल लॉ कमेटी में रहा हूँ ICA की, तो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि जी अगर एक साइड से आप बेनिफिट ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप बजट के लिए गवर्नमेंट को क्या देंगे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो ये शायद एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, इसमें कोई और क्वेरी है हमारे पास? कोई नहीं। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया आज आने के लिए। भाई इसमें एक मेरा पॉइंट हाईलाइट क्वेश्चन एक छोटा सा है, वो हसन साहब से करना चाहूँगा। इन्होंने बजट में ना एक बहुत मेजर चीज़ प्रपोज की है जो कि है कि चीफ कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू है वो डिसाइड करेगा कि सेल्स एंड परचेज़ और जो अकाउंट्स में डिक्लेयर की हुई हैं ऑडिटेड में वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू चीफ कमिश्नर के हवाले से नहीं है तो वो उस ऑडिटेड अकाउंट्स को ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड को रेफ़र कर देगा कि आप इसकी इंस्पेक्शन करें। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बेसिकली ये देखें, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है ना, ये काफ़ी पेचीदा मामला है, लेकिन चूँकि सवाल शरान साहब ने किया जिससे जवाब दिए थे, तो बात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो रही है, तो मैं वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये समझता हूँ कि देखें ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ना वो टेस्ट चेक बेसिस पर है। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब हम अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम 100% ऑडिट कर देते हैं, हम उसको टेस्ट चेक बेसिस पे भी करते हैं, क्योंकि अकाउंट से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। साहब का भी एक माशा ACCA से भी इतना ताल्लुक है और लॉयर भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि ऑडिट कभी भी एग्जामिनेशन फुल 100% बेस पे नहीं होता। तो ये कह देना कि जी अगर एक ऑडिट किसी का हमने किया है तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे नहीं है तो वो गलत है, तो ये बात ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात काबिल गौर है। काबिल गौर ये है कि जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है उसका स्पेक्ट्रम जब उसको बनाया गया था तो वो पब्लिक एंटिटीज़ के लिए था या लिस्टेड क्लाइंट के लिए था। तो देखिए, अगर तो कोई बड़ा ग्रॉस नेग्लिजेंस है किसी प्रोफेशनल की, खुदा ना खास्ता, तो उसको डेफिनेटली ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड देखेगा, और वो तो ज़ाहिर है उसका जो राइट दिया गया है कि जिसको रेफ़र करेंगे मैटर, उसमें कोई ऐसा हर्जा नहीं है। लेकिन मैं अगेन ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कह देना कि देखिए यहाँ पे आपको अमेंडमेंट का राइट है, जहाँ पे आप टैक्स लगा सकते हैं, आपको ये राइट है, तो ये एक मज़ाक़ा खेज सी बात है कि जी कमिश्नर साहब को अथॉरिटी दी गई कि जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या उस चीज़ को भी चेक करेंगे जिसके लिए बताते खुद एक ऑटोनमस बॉडी ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड मौजूद है। तो ये मेरे ख्याल में इसकी कोई लॉजिक नहीं थी इसके आने की। जब आप 161 भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं, तो देखें ना कमिश्नर साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं मादत के साथ, इस पर मैं कमेंट जो है ना अली साहब से भी चाहूँगा
कि देखें ना जी, कमिश्नर साहब जो वहाँ बैठे हैं उनके पास तो ऑलरेडी 177 में, 161 में, 122 में राइट है कि वो टैक्स लगा दें या उस चीज़ को कर दें। तो देखिए ना जनाब, आप तो ऑलरेडी ट्रू एंड फेयर व्यू जो होता है तो उसको उठा के आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं ऑन अ लाइटर नोट। तो बात है कि उस ट्रू एंड फेयर व्यू में आपको ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो तो आप खामखा एक नया झमेला लेके बैठे हैं जो कि बिला वजह। और इसमें मैं रहती तौर पे बड़े इत्मीनान के साथ ये कहूँगा कि हमारे जो ICAP का इदारा है ना, उसको भी ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये देखें, ये प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को भी हिट कर रहे हैं। तो देखें, आफ्टर ऑल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कोई रिपोर्ट दी हुई है तो उसे चेक करके दी है, उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। फिर तो ये बात ये है कि फिर तो आपको चाहिए कि आप जो लॉ में लिखा हुआ है कि जी ऑडिटेड अकाउंट्स आर दैट ठीक है, आप ऑडिटेड अकाउंट्स का खुद ऑडिट कर लें, रहने दें। हम इसमें असल में माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ ये तो सबको पता है, हर ऑफिसर ये जानता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये वकील है, ये ITP है, ये ACCA है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, के किसी को ये पता होगा कि ऑडिट रिपोर्ट में और लिमिटेड एश्योरेंस रिपोर्ट में फ़र्क क्या होता है। जी बिल्कुल सही फरमान है। एक्चुअली तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड एश्योरेंस रिपोर्ट दे रहा होता है। ऑडिट रिपोर्ट का मकसद तो ये होता है कि आपको 100% डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए, फिर आपकी टीम ने उसके ऊपर काम किया, उसमें से एम्बिग्विटीज़ को सर्च आउट किया, उनके साथ पैनल डिस्कशन हुई, फाइंडिंग्स निकली, आपने अपना ओवरव्यू डायरेक्टर्स को दिया, डायरेक्टर्स ने उस रिपोर्ट को ओन किया, ऑडिटर्स को दोबारा भेजा, और फिर कंसर्न ऑडिटर ने उस पर कहा जी कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट जो दी है बीइंग इंटरनल ऑडिट दी है एज डाटा प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अब अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये लिमिटेड एश्योरेंस रिपोर्ट है कि मेरा जहन ये कहता है, मैंने जितने कागज़ देखे मुझे ये सही लगता है। उस पर आप मुझे ये कहें कि मैं बोर्ड पर इसलिए भेज रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें ये इन्होंने जान के नेग्लिजेंस दिखाई है। तो आप तो देखें, यहाँ जब तक ये एक अरसे से एक बात चलती आ रही है, जब तक आप उन लोगों को चोर कहना नहीं छोड़ेंगे जो आपको टैक्स दे रहे हैं या टैक्स दिलवाने में मदद कर रहे हैं, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। आपको पहले मुझे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, फिर मुझ पर अपना मान जताना पड़ेगा। आप मुझे चोर भी कहते हैं, मुझे टैक्स भी चाहिए। वो जो मदद कर रहे हैं उनका भी 4% बढ़ा सर वो बेटर वाली बात की ना अभी, यानी यहाँ पर जहाँ पर गलत बंदा को मदद करेगा उसको सज़ा होगी। यानी मिसाल के तौर पे किसी बंदे को आप CFO को उठा के लेके जा रहे हैं, वो कहेगा सर मैं तो मासूम बंदा हूँ, मेरे वकील ने मुझे बताया था ऐसे एडवाइस ले लो, तो आप वकील को भी उठा के ले जाएंगे, और सर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा था, आप उसको भी उठा के ले जाएंगे। तो अगर आप एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो बंदा आपको एज ए बेटर टैक्स दिलवा रहा है, एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, आप कहते हैं कि उसको भी रगड़ दो। जब आप मुझे ये कहेंगे कि भाई मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पे यकीन नहीं है, मैं इसको बोर्ड को भेज रहा हूँ, वो इसको चेक करेगा कि ये ठीक है ये गलत है, तो आप क्या चीफ कमिश्नर के पास इतना वक्त होगा कि वो हुए हुए उन केसेस के ऑडिट जो रूटीन में 5-5 साल तक 161 जिनके नहीं हो पाते, उनको दोबारा बोर्ड को भेजेगा और फिर नया ऑडिट करवाएगा? इन चीज़ों को फिर वही बात जो आशिक अली राणा साहब ने जहाँ से शुरू किया था कि जब तक कोई भी लॉ बनाने, देखें लॉ का बनाना और उसकी इम्पोजिशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कानून तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना, उसकी इम्पोजिशन देखनी। इम्पोजिशन के लिए क्या होगा, जो उस फील्ड से रेलेवेंट प्रॉपर पर्सन है, जो गवर्नमेंट और उस बंदे के दरमियान में ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, जब तक आप उनको लाइजन में नहीं लेंगे कानून अच्छे नहीं बनेंगे। जब कानून अच्छे नहीं बनेंगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। फिर तो यह हर साल बजट आता है, बहुत सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, बहुत सारी अप्रूव हो जाती हैं, कुछ अप्रूव होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ख़त्म होने के बाद अप्रूव हो जाती हैं। तो ये चलता रहेगा। इसको अगर हम चाहते हैं कि फ्रूटफुल बेनिफिट्स हों तो हमें लाइजन में आना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट सर, मैं इस डिस्कशन को इस बात पे भी क्लोज करना चाहूँगा, इसका जवाब हमारे नाज़रीन देंगे, सुनने वाले देंगे, और सबसे बढ़ के FBI से भी एक सवाल है कि इन सारी बातों को एक तरफ रख के कब वो दिन आएगा, कब वो सूरज निकलेगा जब हम ब्रॉडनिंग की सही मायने में बात करें। दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के आने का, आशिक अली राणा साहब, हसन अली कादरी साहब, सब दोस्तों के इकट्ठे होने का ढेर सारा शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो डिस्कशंस की इससे ये फ्रूटफुल रहेंगी हमारे लिए भी सीखने में, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी डिस्कशन से आपको भी फ़ायदा होगा। हम ये ज़रूर चाहेंगे और हम अपने हर प्रोग्राम के एंड में ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी इस चीज़ से रेलेवेंट या इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उस क्यूरी का प्रॉपर पहले कंप्लाइंस करें, फिर अगले प्रोग्राम को करें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।